नमस्कार दोस्तों, विद्युत आवेश के भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। जिस प्रकार हमने पिछले वीडियो में विद्युत आवेश की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी तथा विद्युत आवेश की उत्पत्ति के बारे में बात की थी, आज हम विद्युत आवेश को किस प्रकार उत्पन्न किया जा सकता है इसके बारे में बात करेंगे। तो विद्युत आवेश का सबसे सिंपल मेथड होता है उत्पन्न करने के लिए प्रेरण द्वारा आवेशन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें जिस प्रकार नाम प्रेरण शो करता है कि मतलब एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु को प्रेरित किया जाता है आवेशित होने के लिए। इसमें क्या किया जाता है, पहले एक आवेशित वस्तु को लिया जाता है, चार्ज्ड बॉडी ली जाती है। जैसे कि हमने एक धन आवेशित वस्तु को लिया, उसके पास में एक अनावेशित वस्तु या अनावेशित गोले को पास में लाया जाता है, जिससे क्या होता है, जो समान आवेश है वो प्रतिकर्षित होता है, जिसके कारण वस्तु के दूर वाले पृष्ठ पर चला जाता है समान आवेश। इस कारण इस वस्तु के दूर वाले पृष्ठ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो विपरीत आवेश है वो पास वाले पृष्ठ की तरफ आ जाएगा, क्योंकि विपरीत आवेश को यह आवेश या चार्ज्ड बॉडी है वो आकर्षित करेगी, जिसके कारण एक पृष्ठ पर नेगेटिव चार्ज और दूसरे पृष्ठ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि यह आवेश परमानेंट नहीं है, क्योंकि जब हम चार्ज्ड बॉडी को दूर ले जाएंगे तो इस पर वापिस से न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसको परमानेंट चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको दो अनावेशित गोले लेने पड़ेंगे और उनको दोनों को टच करा के पास में रखना पड़ेगा। और फिर इसके पास में कोई भी जैसे धनावेशित वस्तु को लाएंगे या कोई ऋणावेशित, हमने यहाँ पे धनावेशित वस्तु को लिया है, तो इससे क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो इस सिरे की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। तो इस कारण इस वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर की तरफ ट्रांसफर होंगे और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इस पृष्ठ पे आ जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रतिकर्षित होगा। इस कारण से पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर की तरफ ट्रांसफर होकर दूर वाले पृष्ठ पर जमा हो जाएगा। इस प्रकार एक पृष्ठ पर नेगेटिव चार्ज और दूसरे पृष्ठ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, धीरे से इन वस्तुओं को, इन दोनों गोलों को पृथक कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक गोले पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे गोले पर नेगेटिव चार्ज हुआ। लेकिन जैसा हमने पहले भी बताया था कि मतलब आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, आवेश को केवल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। इस प्रकार इस पूरे निकाय पे आवेश कांस्टेंट है, मतलब पूरे निकाय पे आवेश 0 है या कांस्टेंट है। अब हम बात करेंगे आवेश के कुछ गुणों के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कुछ गुण, जैसे आवेश धनात्मक या ऋणात्मक होता है तथा आवेश को तोड़ना नहीं जा सकता, इन सब के बारे में बात की थी। अब हम बात करेंगे आवेश की योज्यता के बारे में और एडिशन ऑफ चार्ज। इसमें क्या होता है, जैसा कि किसी जगह पे बहुत सारा आवेश हो, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका नेट आवेश किस प्रकार फाइंड आउट किया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, आवेश इस यहाँ पे जो ये निकाय है, इस पे नेट आवेश इन आवेश का एल्जेब्रिक सम होता है। जैसे यहाँ पे 4 पॉजिटिव आवेश और 4 नेगेटिव आवेश है, तो इसका एल्जेब्रिक सम 0 होगा। तो इस पूरे निकाय पे कुल आवेश 0 होगा, मतलब ये न्यूट्रल होगा। इस प्रकार हम आवेशों को सीधे एल्जेब्रिक सम के द्वारा जोड़ सकते हैं। दूसरा गुण आता है विद्युत आवेश का संरक्षण, मतलब कंजर्वेशन ऑफ विद इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें क्या होता है कि किसी भी
निकाय पर आवेश संरक्षित रहता है या कुल आवेश हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब आवेश ना तो जनरेट किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है इसमें। जैसे इस निकाय पे यदि पॉजिटिव चार्ज है, कुछ दो पॉजिटिव चार्ज है, तो इस आवेश पर हमेशा जो टोटल चार्ज रहेगा हमेशा ही दो पॉजिटिव चार्ज ही रहेंगे। इसमें क्या होता है कि निकाय के अंदर आवेश को केवल ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे इस निकाय के अंदर दो वस्तुएं हैं तो इनमें आवेश ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ से पॉजिटिव आवेश इधर आ सकता है या यहाँ से नेगेटिव आवेश इधर आ सकता है, लेकिन जो टोटल आवेश है वो कंजर्वेटिव रहता है, मतलब पूरा संरक्षित रहता है। टोटल आवेश हमेशा कांस्टेंट रहता है। तीसरा गुण होता है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण और क्वांटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें क्या होता है कि मतलब विद्युत आवेश हमेशा पूर्ण नंबर में होता है। ये अपने जो मूल इकाई होती है उसके पूर्ण गुणज के रूप में होता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज की मूल इकाई ई होती है। इसको ई से डिनोट किया जाता है, और जो ई है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, और इसका आवेश की वैल्यू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। और कूलम आवेश की एसआई यूनिट होती है। अब आवेश को हमेशा ई के पूर्ण गुणज के रूप में डिनोट किया जाता है। मतलब किसी भी वस्तु पर आवेश Q बराबर NE के बराबर होगा। और जो यह आवेश की प्रॉपर्टीज के बारे में सबसे पहले फैराडे ने बताया था, और इन सब का जो सत्यापन है या मतलब प्रैक्टिकल रूप से जो सत्यापन किया था 1912 में मिलिकन ने किया था। और जो आवेश का क्वांटीकरण है, मतलब जो हमारे डेली लाइफ में आवेश उपस्थित होता है वो बहुत कम होता है। इसको माइक्रो कूलम या मिली कूलम में डिनोट किया जाता है, जहाँ पे माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻6 और मिली की वैल्यू होती है 10⁻⁻3। इन सब से डिनोट किया जाता है। लेकिन जो आवेश का क्वांटीकरण है वो मतलब जब आवेश बहुत कम हो तो उसके लिए ही पॉसिबल है। लेकिन जब आवेश बहुत मात्रा में अवेलेबल हो, बहुत सारा, जैसे इस वस्तु पे बहुत ज़्यादा आवेश हो, तो उस समय क्या होता है कि जिस प्रकार हम किसी डॉटेड लाइन को जब पास से देखते हैं तो वो डॉटेड दिखती है, लेकिन जब हम दूर से देखते हैं तो ये एक समान दिखती है। तो इस प्रकार जब ज़्यादा आवेश होगा तो वो पूरा एक निकाय के रूप में दिखेगा। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूरा आवेश, ये पूरा एक ही आवेश है। मतलब जब बहुत ज़्यादा आवेश होता है तो ये पूरा एक ही आवेश दिखता है। इस प्रकार यहाँ पे बड़े आवेश में क्वांटीकरण की बात नहीं की जाती। इसके बाद में हम बात करेंगे कूलॉम के नियम के बारे में, कूलॉम्स लॉ के बारे में। इसमें क्या होता है, हमें पता है कि दो आवेशों के बीच में हमेशा फोर्स लगता है। समान आवेशों में रिपल्सिव फोर्स लगता है और विपरीत आवेशों में एट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो इस फोर्स की मात्रा कितनी होगी उसके बारे में कूलॉम ने बताया। कूलॉम ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जिससे जैसे सबसे पहले इसने दो आवेश लिए और इन दोनों आवेशों को कांस्टेंट रखा, और इनके बीच की जो दूरी थी उसको चेंज किया। तो उससे कूलॉम ने पता किया कि ये जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है इनके बीच में जो फोर्स लगता है। और फिर इन्होंने इनके बीच की दूरी को कांस्टेंट रखा और जो चार्ज थे उनको चेंज किया। तो इससे पता चला कि ये फोर्स है जो आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। और जो ये प्रयोग थे वो पॉइंट आवेश के लिए
किए गए थे। मतलब जब आवेशों के बीच की दूरी उनके साइज की तुलना में बहुत ज़्यादा हो तो इनको पॉइंट आवेश से डिनोट किया जा सकता है। मतलब इनके बीच की दूरी बहुत ही ज़्यादा थी और फिर इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि दोनों के दोनों आवेश के बीच में लगने वाले बल को के Q1 अपॉन Q2 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर से दर्शाया जा सकता है, जहाँ पे K कांस्टेंट होता है और जो Q1 Q2 उन वस्तुओं पे चार्ज होता है और उनके बीच की दूरी R होती है। और जो K की वैल्यू होती है वो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर होती है। और इसको K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से भी डिनोट किया जाता है, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है वो निर्वात की विद्युतशीलता होती है और इसकी वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। और जो कूलम का नियम है उसका सत्यापन एटन तुलना के द्वारा किया जा सकता है। एटन तुलना क्या होती है? ये एक अरेंजमेंट होती है फोर्स फाइंड आउट करने के लिए। इसमें टॉर्क को फाइंड आउट किया जाता है। इसमें एक वायर होता है जो कि एक सिलेंडर में ऊपर बंधा होता है। इस वायर के नीचे एक रोड लगी होती है जो दोनों तरफ सेम लेंथ की होती है और दोनों तरफ इस पे गुल्ले होते हैं और ये बैलेंस्ड रहती है। और ये एक सिलेंड्रिकल बॉक्स होता है नीचे। तो इसमें यहाँ पर एक रोड से एक और बॉल कनेक्ट होती है और इनके बीच की दूरी R होती है। तो कूलम के नियम को सत्यापित करने के लिए क्या होता है, जो एक आवेश है इस बॉल को दिया जाता है Q1 और दूसरा आवेश दूसरी बॉल को दिया जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, इनमें रिपल्सन फोर्स लगता है जिसके कारण यहाँ पे टॉर्क जनरेट होता है और ये जो थ्रेड है वो रोटेट करता है। और यहाँ पे सिलेंडर में एक स्केल लगी होती है जो कि रोटेशन को या फिर जो डिग्री होती है उसको मेजर किया जाता है। तो डिग्री के द्वारा टॉर्क फाइंड आउट करके इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को फाइंड किया जा सकता है और इसको इस प्रकार सत्यापित किया जा सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल एजुकेशन बाय RK को सब्सक्राइब करें।